आज लाइट डे 16 हम लोग लाइट के बारे में आज पढ़ेंगे, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। कल टेस्ट होता है कि नहीं वो भी देखना है। हाँ, क्योंकि बहुत बच्चों का लाइट में न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आता है, ठीक है। तो सोच रहे थे कि 1 से 2 दिन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोगों को क्या बोले लिखने के लिए? प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी लिख लिया सब लोग, ठीक है। क्या? इट इज ऑलवेज प्लेन, इट इज ए टाइप ऑफ मिरर, यही सब ना लिखेगा। क्या क्या जानते हैं प्लेन मिरर के बारे में? अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, मिरर के पीछे उतना ही दूर ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। क्या एक प्रॉपर्टी में हम वर्चुअल एंड डायरेक्ट लिख सकते हैं? वर्चुअल एंड क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं। और बोलो इसका प्रॉपर्टी लैटरल, उसी को वर्चुअल एंड डायरेक्ट बोलते हैं जी। अच्छा चलो लिख सकते हो कि लैटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी है, उसी की वजह से हम लोग उसको वर्चुअल एंड डायरेक्ट पढ़ते हैं। एक चीज और, फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या लिख सकते हैं? फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमको लगता है काफी है, चलिए आगे बढ़े। और कुछ अलग लिखा है कितना? इमेज का साइज, इमेज का साइज और इमेज का ऑब्जेक्ट का साइज, हाँ वो भी ठीक है। इसका फोकस इंफिनिटी पे होता है, जीरो बोल सकते हैं नहीं। अरे जीरो और इंफिनिटी बराबर, अब इसको जैसे कि अगर जो किसी चीज के बारे में हम जीरो फोकस बोल रहे हैं, इसका मतलब हम लोग को इसका फोकस मिला नहीं है, या फिर इंफिनिटी बोल रहे हैं क्योंकि इसका फोकस नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इंफिनिटी ना बोल करके उससे ज्यादा बढ़िया है कि नॉट डिफाइंड बोल देंगे, ठीक है। और एक चीज इसका फोकस समझने के लिए, जैसे सर्कल को सर्कल में एक सेंटर जानते हैं हम लोग, सर्कल में एक सेंटर होता है, वहां से रिलेट करके इसको समझा पाते हैं कि एक इलिप्स कभी पढ़े हो? इलिप्स पढ़े हो? इसका सेंटर कहीं मिलता है नहीं, इसका दो फोकस रहता है, ठीक है। और यही फोकस जब किसी जगह पे मिलता होगा उसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। सर्कल इज ए टाइप ऑफ इलिप्स, मालूम है कि नहीं? ऐसे बोला जाता है कि जब दोनों का फोकस एक जगह मिल जाएगा, दोनों का फोकस एक जगह मिल जाएगा तो ये इलिप्स नहीं, फिर ये सर्कल बन जाएगा, समझे? ऐसे समझे? तो वो सब चीज का उसमें है कि इसका फोकस है कि नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि सीधा फोकस उसका नॉट डिफाइंड है। नहीं तो फिर फोकस तुम बोले कि हाँ जीरो बोल सकते हैं, तो हम बोले चलो जीरो बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसका फोकस क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड। और आगे बात करें तो ये प्लेन मिरर के ऊपर यही एक क्वेश्चन 2 या 3 बार पूछा गया है, ठीक है, पिछले 2-3 साल में, ठीक है। अलग अलग सेट में 2 या 3 बार ही देखा गया था। सीधा प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर पूछता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग मिरर के बारे में जानते हैं, जो कि स्फेरिकल मिरर सीधा आ जाता है। स्फेरिकल मिरर से पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे पड़ रहा है, ठीक है, इट विल बाउंस बैक, ठीक है, विद द सेम एंगल एज इंसिडेंट रे मेड विद नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जितना इंसिडेंट रे अपना एंगल बनाया है, ठीक है, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं, और उतना ही एंगल नॉर्मल के साथ ये वाला रे जो बाउंस बैक को मतलब रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा, और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R। अच्छा एक चीज और, एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, यहाँ तो पहला इसका लॉ हुआ। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane, on the same plane at the same point, ठीक है। और इस चीज को एक पेज वगैरह के हिसाब से समझाए भी थे उस टाइम, सेम प्लेन क्या होता है। ऐसे हम लोग को सेम प्लेन ऐसे ही सीधा समझ में आता है, ठीक है। तो सर यही बोर्ड पे बना है, काम खत्म हो गया, ठीक है। तब उतना अंदर तो नहीं जाना है, लेकिन ये एक चीज हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all lie on the same plane and at the same point,
ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के लिए हम लोग एक स्फेयर यूज करेंगे और स्फेयर में कुछ पार्ट को कट करके रख लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको बाहर बाहर पेंट कर दें, अगर हम इसको बाहर पेंट कर दें, ठीक है, तो इसके वजह से हम लोगों को जो मिरर मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिरर होगा और इसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे। इसको कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे, ठीक है। यहाँ कॉनकेव मिरर का ये जो छोटा सा भाग निकाले हैं इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अपर्चर बोलते हैं। इस पॉइंट को, अपर्चर का जो एकदम मिड पॉइंट होता है उस चीज को हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। वहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इन सबको भी डिफाइन करने के लिए आता है, ठीक है। तो हम उस टाइम पे डिफाइन नहीं किए थे, बस बात बता दिए थे कि ऐसा ऐसा होता है, बोले थे होमवर्क कर लेना, ठीक है। हाँ, तो इसका डिफाइन पूछा गया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस सब का डिफाइन जो है वो एक बार देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। यहाँ उसके बाद फिर अगर पैरेलल, इसका फोकस हम लोग कैसे पता किए थे? तो पैरेलल रे इस पे डाले थे, ठीक है, और पैरेलल रे जो है इसको कन्वर्ज कर दिया था एक पॉइंट पे, और जहां पे कन्वर्ज होकर के एक ही पॉइंट पे मिला उसी चीज को हम लोग क्या बोलते थे? फोकस बोलते थे, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और फोकस के बीच में जो दूरी है उसका 2 गुना दूरी कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का जो दूरी होता है उसी चीज को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर है क्या? उसके बाद हम लोग चलते हैं, अच्छा इसमें इमेज क्या क्या बनता है वो भी बात कर लेते हैं। इसके टोटल 6 पॉइंट होते हैं इमेज बनाने के लिए। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सबसे पहला नंबर इंफिनिटी। सबसे पहला नंबर क्या है इसका इमेज के लिए? इंफिनिटी वाला पॉइंट। उसके बाद फिर इंफिनिटी मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो दूरी है उससे 2 गुना या 3 गुना से ज्यादा दूरी जैसे ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे वही इसके लिए क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अपर्चर तुमको बहुत बड़ा लग रहा है, अपर्चर बोलते हैं बहुत ही छोटा सा पार्ट को, एक मिरर के बहुत ही छोटे से पार्ट को अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पहला। दूसरा नंबर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, इधर देखो, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए। फिर 5वां नंबर हो जाएगा एकदम फोकस पे। 6ठा नंबर हो जाएगा फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। 1 से लेके 5 तक ऑब्जेक्ट इधर लेफ्ट साइड में ही रखा गया है मिरर के, और इमेज भी लेफ्ट साइड पे ही बन जाता है। लेकिन 6ठा नंबर जो पोजीशन है, जो फोकस और पोल के बीच का जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो है मिरर के बिहाइंड बनेगा, जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं। मिरर के अगर जो पीछे जो इमेज बन रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। अच्छा, इंफिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया उसका इमेज हम ब्लू पेन से दिखा देते हैं। पहला नंबर यहां बन के आएगा फोकस पे। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट अगर रखा गया तो कहां बनेगा इमेज? फोकस पे। दूसरा नंबर का यहां, मतलब अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन जाएगा। तीसरा नंबर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज ही बन जाएगा, मतलब इसके ऊपर ऐसे ऑब्जेक्ट रहेगा और इसके नीचे इधर इमेज रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ही वो पॉइंट है जहां पर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होता है। ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या हो जाएगा? सेम। अच्छा, चौथा, अब कौन सा? तीसरा नंबर पोजीशन। चौथा नंबर पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट रखा गया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में अगर ऊपर में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है, इसका इमेज कहां बन जाएगा? यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, ठीक है। 5वां नंबर क्या है? फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए जो कि हटा दिया गया है सिलेबस से, ठीक है,
एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया इस चीज को। लेकिन 5वां पहले हम लोग क्या पढ़ते थे, अगर जो फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है, तो इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पे। ये 5 नंबर आया ना, 5 नंबर। छठा नंबर यहां देखो, छठा नंबर, फोकस और पोल के बीच में अगर जो ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज कहां बन जाएगा, इधर बनेगा और ऐसे। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही इमेज भी बन रहा है। बाकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा गया था तो इमेज कहां बन रहा था, नीचे बन रहा था। इसका क्या मतलब है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर और इमेज नीचे बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज सारा जगह बन रहा था, मतलब उल्टा इमेज। जैसा अपने आप को ये पानी के सामने जाकर के देखते हो, पानी के सामने तो पानी में उल्टा दिखता है, पहले तुम्हारा पैर आता है, ये मुंडी जो है तुम्हारा सबसे नीचे चला जाता है, वैसा इमेज बनता हुआ दिखेगा इन सब पोजीशन पे। यहाँ पर जो है जैसा तुम लोग अपना इमेज देखते हो प्लेन मिरर, जो घर में शीशा होता है उसमें देखते हो, वैसा इमेज यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा, लेकिन इनलार्ज होकर के बनेगा। जितना साइज यहाँ पर होगा उससे ज्यादा साइज यहाँ पर दिखेगा, सेम साइज का नहीं दिखेगा। क्लियर है? ये वाला पोल और फोकस के बीच का जो दूरी है, इसी का इस्तेमाल डेंटिस्ट लोग करते हैं, ठीक है, और इसी का इस्तेमाल बियर्ड वगैरह बनाने में या फिर मेकअप बॉक्स में इसी सब का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब कि अगर जो डेंटिस्ट को तुम्हारा कोई दांत अगर खराब है, वहां का पोजीशन देखना है, तो उसका जो मिरर है लगा हुआ, तो इस हिसाब से लगाया जाएगा कि पोल और फोकस के बीच में रहे, ताकि इमेज इनलार्ज भी बन जाए, मतलब इमेज क्या बन जाए, बड़ा भी बन जाए और वर्चुअल भी बन जाए। नहीं तो फिर उल्टा दांत दिखेगा, शायद समझ में नहीं है वहां से, ठीक है। अच्छा, यही चीज दिखता है कहाँ पे, ये तुम्हारा बियर्ड वगैरह जो मिरर होता है, से उसको जितना पास लेकर दूर लेकर के जाएंगे ना, तो उसमें क्लियर इमेज नहीं आएगा, और आएगा तो उल्टा बन रहा होगा इमेज। लेकिन अगर पास लेकर के आ जाते हैं तो इतना छोटा सा, इतना ही दूर का इमेज उसमें दिखता है, ठीक है, जिसकी वजह से दाढ़ी कहाँ पर क्या है वो समझ में आता है। अगर जो थोड़ा बहुत बढ़ा उड़ा रहेगा तो वहां से हटाया जा सकता है, या फिर सफेद दाढ़ी को निकाला जा सकता है, इसलिए उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर, जब यही स्फेरिकल मिरर में उल्टा पेंट कर दिया जाए, मतलब पेंट अंदर की ओर कर दिया जाए, किधर, इधर अगर पेंट कर दिया जाए, ये कौन सा हो गया जी, कॉन्केव। लेकिन अगर पेंट अंदर हो जाए तो यही क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो इसको भी देखो ऐसे लिखें, ऐसे अगर जो लिखें और पेंट इधर अंदर की ओर कर दिया गया, देखो पेंट, ठीक है, जिसके वजह से ऑब्जेक्ट को तुमको किधर रखना पड़ेगा, राइट साइड में। और साइन कन्वेंशन के हिसाब से, हम लोग साइन कन्वेंशन जो पढ़े थे उसमें बोला जाता था कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे ही रखो, इसलिए हम लोग आदत बना करके रखते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखने के लिए, लेफ्ट साइड पे। तो यही मिरर बनाएंगे, लेकिन देखो थोड़ा उल्टा, जैसे ये मिरर था ना वैसा नहीं, एक बार इस मिरर को ऐसे कर देंगे। ये देखो जो बाहर में पेंट था, बल्जिंग आउटवर्ड साइड पे पेंट था, इसमें बल्जिंग जो इनवर्ड है उसमें पेंट हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो ही तरह का इमेज ही बनता है, इसलिए इसका ज्यादा पोजीशन नहीं पढ़ाया गया है। एक इमेज यहाँ पोल हो गया, ठीक है, इसका फोकस तो इधर रहता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर रहेगा, इधर रहेगा, लेकिन हम लोग वैसा ही दूरी इधर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया जाए, पोल और फोकस के बीच में रख दिया जाए, तो इमेज कैसा बनता है, डिमिनिश्ड। और अगर जो फोकस और इधर इंफिनिटी के बीच में कहीं भी इमेज रख दिया जाए इतना दूर में, तो ये हाईली डिमिनिश्ड, ज्यादा डिमिनिश्ड हो जाता है। और इसके बीच में डिमिनिश्ड भी बोलते हैं, इसके बीच में क्या बोलते हैं, सिर्फ डिमिनिश्ड। इसमें दो ही पोजीशन है, एक फर्स्ट नंबर का और एक सेकंड नंबर। लेकिन इसका एक बढ़िया चीज ये है कि दोनों का दोनों इमेज वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मतलब इमेज सीधा बन रहा होगा, ठीक है, उल्टा नहीं बन रहा होगा। लैटरली इन्वर्टेड बनेगा वो अलग चीज है, लेकिन इमेज क्या बन रहा होगा, सीधा। जैसे हम अगर सीधा खड़े हैं तो सामने सीधा दिखेगा, इन्हें कि हम ऐसे खड़े हैं और सामने ऐसे दिखेगा, ये नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है व्हीकल्स वगैरह का जो शीशा में होता है,
व्हीकल्स जो लगा रहता है ना बैक साइड मिरर वगैरह में, इसी का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है इसका इस्तेमाल? ताकि जो है लार्जर साइड वाइडर फेस जो रोड का है वो सारा का सारा कवर हो जाए, क्योंकि रोड अगर इतना चौड़ा है तो उसको इतना छोटा जगह में वो दिखा सकता है। इसको एज ए सर्वेलेंस दुकानों में यूज किया जाता था पहले, जब कौन सा टाइम में, जब कैमरा सीसीटीवी कैमरा जैसा व्यवस्था नहीं हुआ करता था, तो एक जगह ऐसा इतना बड़ा सा मिरर लगा दिया जाता था, पूरा जो दुकान है सबको उतना छोटे से मिरर में कवर कर लेता था। ठीक है, और इसका कहाँ एक जगह इस्तेमाल हो जाएगा? नहीं और भी था, इसका क्या बोलते हैं, गाड़ी का हेडलाइट, डाइवर्जिंग इसको बोलते हैं ना, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो गाड़ी का हेडलाइट में नहीं, गाड़ी का हेडलाइट में नहीं, ये तुम्हारा स्ट्रीट लाइट में इस्तेमाल होता है इसका कहाँ इस्तेमाल होगा? स्ट्रीट लाइट में, क्योंकि स्ट्रीट लाइट अगर डाइवर्जिंग नहीं होगा तो यहाँ पर लाइट लगा है यहीं तक दिखेगा, स्ट्रीट लाइट डाइवर्जिंग होगा तब ना यहाँ लाइट लगाया तो ऐसे करके दूर तक फैलाएगा, तब दूसरा लाइट जो 30 मीटर 40 मीटर दूर लगाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका कहाँ इस्तेमाल होता है? स्ट्रीट लाइट के जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हेडलाइट में इस्तेमाल होगा, नहीं तो फिर ज्यादा डाइवर्ज कर देगा। अगर बाइक वगैरह देखे हो या फिर 4 व्हीलर देखे हो, डाइवर्ज वो ज्यादा नहीं करता, ये नहीं कि रोड इतना चौड़ा है उसका जो है लाइट इतना दूर तक नहीं जाता है, रोड तक ही ज्यादा रह जाता है उसका एक फिक्स लेंथ, ये चौड़ाई है कि इससे चौड़ा ज्यादा वो नहीं देगा अपना लाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसका क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इधर मिरर एक्स इज यूज्ड टू, हेलो इधर देखो, मिरर एक्स इज यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट इन सोलर फर्नेस। लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए अगर कोई मिरर है तो वो कन्वर्जिंग मिरर होगा, कन्वर्जिंग मिरर कोई कॉनकेव मिरर होगा, या कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट को एक जगह कंसंट्रेट कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, एंड मिरर वाई इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल। व्हीकल के मतलब गाड़ी मोटर का जो साइड में मिरर होता है उसको कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। तो वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। मतलब एक्स जो है वो कॉनकेव हो गया और ये कौन हो गया? वाई वाला कॉन्वेक्स। लेकिन क्या पूछ रहा है? Which of the following statement true for the two mirrors? दोनों मिरर के लिए क्या क्या सही लिखा गया? Image formed by mirror X is real, diminished and at its focus. इमेज जो बनेगा वो रियल होगा, डिमिनिश्ड होगा और फोकस होगा। सोलर फर्नेस पर जो लाइट आ रहा है वो इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से जो लाइट आएगा, ठीक है, वो फोकस पे मिलेगा और बहुत ही ज्यादा डिमिनिश्ड होगा। अभी फिलहाल इसको सही लेकर के चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। द मिरर इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर वाई इज वर्चुअल। वाई मिरर के वजह से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, सही बात है। कॉन्वेक्स मिरर में जो भी बनेगा वो वर्चुअल बनेगा। डिमिनिश्ड ये भी सही लिखा हुआ है। एंड इरेक्ट, वर्चुअल अगर है हम लोग के सिलेबस में वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही आता है, ठीक है, ये भी सही बात लिखा हुआ है। और आगे पढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल। एक्स के द्वारा जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल है। एक्स कौन है जी? कॉनकेव। कॉनकेव का वर्चुअल तब बनता है जब पोल और फोकस के बीच का लाइट सोर्स हो। ऐसा तो था नहीं, तो ये कट गया। चौथा नंबर, द इमेज फॉर्म्ड बाय वाई इज रियल, डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। इमेज जो वाई के द्वारा बनेगा वो रियल तो हो ही नहीं सकता। कॉन्वेक्स के द्वारा, वाई कौन सा था? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स के द्वारा कभी भी इमेज जो है वो रियल नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो वर्चुअल। तो कौन सा फर्स्ट और सेकंड सही था? फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया, सीधा रिफ्रैक्शन पहुंच गया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऐसे एन से लिखा करते थे, ठीक है। अगर जो यहाँ जी लिखा हुआ है यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है,
इसका क्या मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है तो ऊपर लिखती है और बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नीचे लिखती है। अच्छा, इसी चीज को अगर स्पीड के फॉर्म में अगर लिखना होता था तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो अगर जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो ऊपर चला जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर ऊपर है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कहां चला आता है, नीचे। बस अगर ये एक चीज याद रह जाए, ठीक है, तो ऐसा हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया एक्स एंड वाई आर, दो मीडिया का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एक का है 6/5 और एक का है 4/3। ये देखो, जब एक साथ n लगा करके एक साथ दो को लिखा हो रहा है, ठीक है, इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और जब n लगा करके अकेले लिखा हुआ है तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो x और y दो मीडिया है और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है। बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y, क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हेलो यहां देखो ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y पहले और विद रिस्पेक्ट टू वाला को बाद में। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x। ऐसा ही ना पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और वाटर वाला नीचे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y कितना दिया हुआ है जी, 4/3। कितना दिया हुआ, 4/3। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x कितना दिया हुआ, पहले लिखा हुआ 6/5, ई नहीं कि उल्टा पुल्टा कर देना, 4/3 गुना 5/6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 10/9। देखो है ऑप्शन कहीं, ये ऑप्शन, ठीक है, आगे बढ़े। एन ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का यहां से शुरुआत हो, ये क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, पोल से कितना दूरी पे, 30। अच्छा, यहां से लगता है कि मिरर फॉर्मूला वगैरह निकालने के लिए बोलेगा, तो ये फिगर का जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाना है, ठीक है, और एक मिरर से कितना सेंटीमीटर दूर है, 30 सेंटीमीटर दूर है। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लिखते हैं तो निगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जब भी लिखते हैं क्या करते हैं, निगेटिव साइन का। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस को हम लोग v बोलते हैं, और फोकल लेंथ को f बोलते हैं। क्या याद है इतना? क्वेश्चन नंबर 3। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, मतलब u कितना दिया हुआ है जी, -30 सेंटीमीटर। नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज बन रहा है। रियल इमेज मिरर में तभी बनेगा जब इमेज भी लेफ्ट साइड पे ही बने। इमेज भी कहां बने, लेफ्ट साइड पे ही। देखो ऐसा अभी एक इधर सब रखते जा रहे थे और इमेज कहां बना रहे थे, नीचे। तो ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है और इमेज नीचे, देखो ऐसे बन रहा, तीर ऊपर लगा हुआ है और इमेज का तीर कहां जा रहा है, नीचे। इसका मतलब उल्टा इमेज बन रहा है कि नहीं, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही बन रहा है, तो v कैसा आ जाएगा फिर, -60। ये साइन का ध्यान अगर रखते हो इसमें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग एक मिरर फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, वो मिरर फॉर्मूला बताएगा, बाकी पूछेगा बताइए नहीं करेगा, मेन बात ये है। हरिओम, मिरर फॉर्मूला याद है, बोलो। 1/f = 1/v + 1/e। चलो ठीक, 1/f = 1/v + 1/e, ये मिरर फॉर्मूला, ठीक है। यही लेंस फॉर्मूला, बस यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। अब 1/f, तो f तो मालूम नहीं है, 1/v कितना है जी, -60, और 1/u कितना है, -30। 60 और 30 का एलसीएम लिया जाए तो हमको लगता है 60 ही आ जाना है, ठीक है। ये माइनस का पार्ट ऊपर रख दो और 1 आ गया, ई भी माइनस का पार्ट ऊपर कर दो, ठीक है। 30 दूनी 60,
ये क्या आ गया -3/60, कट के क्या हो गया -1/20, किसका वैल्यू आया 1/f का, तो f क्या हो जाएगा -20, 1/f -1/20 है ना, f भी क्या हो जाएगा -20, यानी कि फोकल लेंथ जो है वो कितना आएगा इसका 20, प्लस माइनस में दिया हुआ है, चलो ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, इमेज का मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है -1 ऑन ए स्क्रीन यूजिंग ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कुछ याद है तुम लोगों को, लेंस में क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U। अच्छा, अगर जो यही मिरर का पूछते मैग्निफिकेशन तो -V/U, मिरर का मैग्निफिकेशन है -V/U और लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U। अच्छा, मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ -1, क्या V या फिर U कुछ दिया हुआ है, तो इमेज दिया हुआ है। सुन देखो, टू गेट एन इमेज यूजिंग ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें सीधा फोकल लेंथ दे दिया, तो मैग्निफिकेशन यहाँ तो काम नहीं करने वाला, वहीं पर काम करेगा, वहीं पर काम करेगा। किसे काम मैग्निफिकेशन करेगा? करेगा -1 लिखिए, अच्छा, हाँ, इक्वल टू V/U, तो B निकलेगा और B इक्वल टू -U। अच्छा, वो डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे जाकर के लेंस फॉर्मूला, वही ना? ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस किसका होता है मैग्निफिकेशन का, कॉम्पैरेटिव लेंस के ऊपर। हाँ, वहां से फिर उल्टा सोच करके जा सकते हैं। ऐसे किसका होता है -1 मैग्निफिकेशन कॉन्केव, ये तुम्हारा हो गया कॉन्केव लेंस, और इधर कॉन्केव लेंस में जितना ऑब्जेक्ट रखेंगे वो सारा इमेज जो है वो इधर बना देगा, ये पॉजिटिव हो जाता इधर बना देगा, तो इसका मैग्निफिकेशन तो सारा का सारा सेम साइड का इमेज कहाँ पे बनता है? प्लेन मिरर में वो होता है। हाँ, नहीं प्लेन मिरर है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों में मिरर में तो कॉन्केव मिरर बनता है, इसमें कॉन्वेक्स अरे सी पे ना बनेगा सर, हाँ? सी पे ना बनेगा। अरे हाँ हाँ, सी पे बनेगा। फोकल लेंथ दिया हुआ है 20, तो सी 40 होगा। फोकल लेंथ 20 फोकल दिया लेंथ दिया है। हुआ है। सी दिया हुआ है। हाँ, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 गुना तो 40 कर सकते हैं सीधा। यहाँ देख लो, ये मैग्निफिकेशन -1, ये दो मिरर और दो लेंस में दो ही जगह रहता है, दोनों मिरर में से किसी एक जगह पे मैग्निफिकेशन 1 या -1 जो भी आ सकता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन 1 तो इसमें कॉन्केव मिरर में आएगा भी नहीं, आएगा तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा -1, और मैग्निफिकेशन जब भी 1 आता है तो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर सोचते हैं। अच्छा, लेंस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं सोच करके हम लोग क्या सोच लेते हैं 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर क्या लिख दिया जाता है 2f लिखा जाता है, ठीक है, 2f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि 2f कितना लिखा हुआ है 20, इधर एक सेकंड, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -1, तो इसका तो कौन सा लेंस का बात हो रहा है? तो मैग्निफिकेशन अगर 1 आया तो लेंस तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस आ जाएगा, ये कॉन्वेक्स है, अरे वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है यार, लेंस है। यहाँ से अगर जो डालेंगे इसको ये इधर चला जाएगा, डाइवर्जिंग, हाँ कॉन्केव, यहाँ से इधर चला गया, ये कॉन्केव, तो ये तो जिधर साइड ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उधर साइड ही इमेज बना देगा, ठीक है। तो इसका हाँ ये माइनस कॉन्केव का, तो मैग्निफिकेशन -1 किसका आएगा जी कॉन्केव का, और कॉन्केव का अगर मैग्निफिकेशन -1 आ रहा है इसका मतलब हम लोग यहाँ से इसका फोकल लेंथ पता कर सकते हैं, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से यूजिंग ए फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20, अब फोकल लेंथ अगर 20 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग का खोज किसका है सेंटर ऑफ
कर्वेचर का, और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसमें, लेंस में, दो गुना एफ, तो 20 का सिर्फ 2 का गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर है? इसका जो दूसरा तरीका है वो ऐसे करके निकाल सकते हो, मैग्निफिकेशन बराबर v बटा u, मैग्निफिकेशन कितना है, -1, v किधर है, v दिया हुआ ये सब नहीं है, v बटा u, ठीक है, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -u, v के जगह हम लोग जहां जहां भी आएगा वहां क्या रख देंगे, -u, और ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v - 1/u। क्या इस बार f दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, टू गेट एन इमेज यूजिंग ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। और फिर से तुमको लेंथ अगर फोकल लेंथ का दिया हुआ है तो तुमको माइनस है कि प्लस इसके बारे में पता कर लेना होगा, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव जाएगा, ठीक है, 1/20। फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा। इसका सबका लिखवाया हुआ है ना कि किसका फोकल लेंथ, किसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। हमको क्योंकि याद नहीं है इस टाइम 1/v किधर, v का वैल्यू क्या इस्तेमाल करना है हमको, -u, और माइनस u के जगह पर तो u ही रह जाएगा, 1/u, 1/20, तो क्या आ जाएगा u -1 और -1, -2/u, u बराबर क्या आ गया, -40। हम लोग से पूछा क्या जा रहा था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, -40, मतलब 40 सेंटीमीटर देख लो जहां कहीं भी है, कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो ये क्वेश्चन लगाओ। हाँ प्रिज्म नहीं है, एक सेकेंड, हाँ प्रिज्म ही है ये, लेकिन बिना अगर प्रिज्म नहीं भी पढ़े है ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला भी कॉन्सेप्ट रहेगा, तो वहां से भी इसको लगाएंगे तो पांचवा नंबर में एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है। इसको जब लाइट वाला चैप्टर, लाइट वाला बोलता है ह्यूमन आई वाला चैप्टर पढ़ते तब, लेकिन अभी भी देख सकते हैं अगर जो ग्लास स्लैब थोड़ा बहुत भी याद है तो, ठीक है। हाँ ऑप्शन सही है, हाँ जी सही है, हाँ ऑप्शन गलत है। प्रीवियस ईयर से निकाली इसलिए कॉन्फिडेंस में। हाँ 1 and 6 होगा, ठीक होगा, तो ए होगा, तो वो वाला नहीं, मैं छठा बोल सर बनाएंगे। अच्छा छठा हाँ नंबर, किस होगा डेफिनेशन, देखो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर देखा जाए तो कौन सा एंगल को बोल रहा है, एंगल 1 को, ठीक है। और ये अगर जो इंसिडेंट रे, हेलो, अगर लास्ट बेंच, अगर इंसिडेंट रे को हम ऐसे ही छोड़ देते तो ये इधर चलते चला जाता, ठीक है। अब यहाँ से ये नॉर्मल है, ये कौन है, नॉर्मल है। देखो यहाँ इंसिडेंट रे आगे गया, नॉर्मल यहाँ बनाया, ये एंगल 6 दिखा रहा है इस जगह को, मतलब इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल बीच में एंगल 6 दिखा रहा है, वो ध्यान रखना, आगे काम आ सकता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये नॉर्मल तो यही है, और यहाँ से इधर ना जा करके ये लाइन किधर चला गया, इधर, मतलब ये तो रिफ्रैक्टेड रे हो गया, फिर यहाँ बढ़ते रहा, ठीक है, यहाँ तक आया, फिर इसको बाहर निकलना था, ठीक है। इसके वजह से ये जो रिफ्रैक्टेड रे सीधा ना जा करके फिर इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है। यहाँ पर एंगल ऑफ ये नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्ट कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे या फिर डेविएटेड रे, जो इसको बोल लो, ठीक है, इमर्जेंट रे, ये एंगल कितना बना रहा है, 5 बना रहा है, ठीक है। क्या एंगल 5 यहाँ पर, और यहाँ पर एंगल 1, और यहाँ पर एंगल 6, यही तीनों के मदद से हम लोग पता कर पाएंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 1 है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 है तो ये सी नंबर और बी नंबर ऑप्शन ही कट गया, ठीक है। इसके बाद फिर एंगल ऑफ डेविएशन जिसके बारे में बात कर रहा है तो वो कौन सा है, 6 है कि 5 है? 6 कैसे हो सकता है? 6 ही होगा सर। ये सर इंसिडेंट है ना, जहाँ सीधा हाँ ठीक बोल रही है, पूरा खाली कंप्लीट करो ना। जैसे इंसिडेंट रे ये पूरा इधर जा रहा है और यहाँ पर डेविएटेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे जो है यहाँ पर निकल रहा है, दोनों को जहां पर मिला है ये कौन सा आ गया, एंगल 6 आ गया, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन एंगल 6 को बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल 5 कौन सा है, इमर्जेंट रे है। एंगल 5 कौन सा है, इमर्जेंट रे है। अगर हमसे पूछता एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस, तब हम लोग कौन सा एंगल 1 और एंगल 5 बताते। जो इमरजेंट रे होता है वो क्या होता है, जो बाहर निकल रहा होता है लास्टली, वो प्रिज्म से निकले या फिर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से बाहर निकले, तो एंगल 5 क्या हो जाता है, इमरजेंट रे हो जाता है। ये वाला रे क्या होता है, इमरजेंट रे। फिर से देखो यहां से जब रे गया तो ये तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बने उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोले, ठीक है। फिर यहां तक ट्रेवल किया, इसके बाद फिर इसको बाहर निकलना था, बाहर निकला ये, तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है उसको एंगल 5 बोल रहे हैं। तो एंगल 1 तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये 5 कौन सा हुआ, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो यहाँ डेविएशन चेक करने के लिए ये वाला रे को आगे बढ़ा देते हैं, इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा देते हैं और इमरजेंट रे को पीछे कर देते हैं, तब जाकर के दोनों का डेविएशन पता चलता है कि कितना दूर फैल के चला गया, ठीक है। तो ये वाला रे इधर चला आया और ये वाला रे इधर चला आया, दोनों के बीच में कौन सा एंगल दिख रहा है, 6, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा बन गया, 6। तो फर्स्ट एंड 6 ऑप्शन नंबर डी में। again speed of light 10 to the power 8 over some into the option sir। अरे मीटर देखो यार, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, वाटर और ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करने लग गया। अब देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अब बटा, अच्छा वाटर पहले लिखा, वाटर लिख देते पहले, बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ऐसे लिखे। लेकिन जब स्पीड के बारे में लिखना होता है तो हम इस चीज को उल्टा करके लिखते हैं, मतलब कि स्पीड ऑफ ग्लास ऊपर चला जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नीचे चला जाएगा। अब 3 वैल्यू दिया हुआ है, चौथा पता करना है बस। अरे नहीं समझा बीबी, विश्वजीत समझा, स्पीड ऑफ वाटर बटा स्पीड ऑफ ग्लास लिख दिए, क्योंकि ग्लास और वाटर के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और यहाँ पर इधर क्या ले आए, स्पीड के बारे में बात करने लग गया था, तो अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है तो वाटर का स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो नीचे चला आएगा और जो नीचे वाला पार्ट है उसका स्पीड ऊपर लिखेंगे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा हुआ है जी, 4/3, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिखा हुआ है, 3/2। ग्लास का स्पीड ग्लास में कितना लिखा हुआ, 2 × 10⁸, और लाइट का स्पीड इन वाटर ये पूछ रहा है, ये ऐसे रहने दे देते हैं 4/3 और गुना, ऐसे फ्रैक्शन में 2 बार आया था, नीचे वाला को उल्टा कर देते हैं, 3/2 को क्या लिख देंगे, 2/3 बराबर 2 × 10⁸ v/w। 3 × 9, ये 2 से तो 2 ये कट गया, ठीक है। 3 × 9 9 और यहाँ 4। देखो हमको VW पता करना है, इसको उल्टा कर देंगे या फिर इधर भेज देते हैं, ये वाला 10⁸ को किधर भेज दें, इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4/9 गुना ये 10⁸ जो ऊपर है वो कहाँ चलाएगा, नीचे, और ऊपर कुछ नहीं बचा 1 और बटा VW। अब यहाँ से उल्टा कर देंगे, VW बराबर क्या हो जाएगा, देखो उल्टा मतलब VW ऊपर कर दिए तो इधर भी उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 9/4, और 9 × 10⁸ नीचे जो था वो पूरा 9 × 10⁸ ऊपर चला जाएगा। 9/4 × 10⁸, 9/4 तो आ गया, 10⁸ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन मार करके भी आगे बढ़ना होगा तो कौन सा लगा के जाएंगे, A लगा करके ही जाएंगे। अरे 10⁸ छूटा हुआ है ना, लगा करके भी जाना होगा तो कौन सा ऑप्शन लगा के जाएंगे, A वाला ऑप्शन। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस X इज प्लेस्ड, अच्छा ऑप्टिकल डिवाइस किसको बोलते हैं हम लोग,
लेंस को बोल रहे होते हैं, या तो कॉनकेव लेंस को या फिर कॉन्वेक्स लेंस। 8 मिलियन रहता है सब भी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल डिवाइस X is placed obliquely in a path of a narrow parallel beam of light। कहीं से लाइट आ रहा है, उसी के पैरेलली कहीं रख दिया गया है, ठीक है। If the emergent beam get displaced laterally, the device X is। emergent beam जो है वो भी डिस्प्लेस हो गया है। इस शायद अगला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्या, फिर भी लगा लेंगे। इमरजेंट बीम गेट्स डिस्प्लेस लैटरली, मतलब कि इमरजेंट बीम जो है वो थोड़ा इधर उधर डिस्प्लेस हुआ है, तो डिवाइस क्या हो सकता है? प्लेन मिरर के वजह से कोई भी रे डिस्प्लेस हो सकता है, वो तो स्ट्रेट पाथ पे ही चलवा देता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस ये डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये या तो कन्वर्ज कर देगा या फिर डाइवर्ज कर देगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आता है ग्लास स्लैब, नहीं तो फिर ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास स्लैब डिस्प्लेस कर पाता था, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ते थे कि यहां से अगर जो रे आया इसके पास, ठीक है, तो इसको ऐसे बना करके और फिर ये इधर ना जा करके ये और इधर चला आता, ठीक है। उसके बाद फिर अगर ये और बाहर यहां निकला, फिर यहां बनाते थे और फिर ये इधर चला जाता था। ऐसा कुछ याद है कि नहीं? ठीक है, हाँ। लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोग को किस में देखने को मिलता था? लेटरल डिस्प्लेसमेंट ग्लास स्लैब। लेटरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से भी रिप्रेजेंट किया करते थे, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया? ग्लास स्लैब। लेटरली डिस्प्लेस्ड या डिस्प्लेस्ड लेटरली जो लिखा हुआ है वो किसके वजह से हो सकता है? तो ग्लास स्लैब की वजह से हो सकता है, ठीक है। बनाते जाओ। सोच लिया? तो ये सोचो, फिर ये सोचो। 7 तक हो गया था, 8। In order to obtain large image of the teeth of patient, अच्छा teeth of patient वाला भी कुछ देर पहले बताए थे। The dentist holds the concave mirror in such a manner that the teeth are positioned। teeth कहाँ पे होना चाहिए? पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए, ठीक है, ताकि इनलार्ज इमेज भी बन जाए। पहला नंबर। अच्छा, क्यों पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए? इसको सब्जेक्टिव में दे सकते हैं या जो ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, तो बढ़िया से वहां तार वगैरह। क्यों पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए? तो पहला कारण इसका है, पहला इसका कारण क्या है कि क्यों होना चाहिए? क्योंकि इमेज को इनलार्ज चाहिए और तो और इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए, इसीलिए। तो बस पोल और फोकस के बीच में कॉनकेव मिरर क्या करता है, बस वो लिख देना है उसका रीजन। समझ गए क्या? दिल खुश? क्लियर जा रहा है? पेन गिरा दिया तो। बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। आगे, identify from the following the ray diagram which shows the correct path of the reflected ray for the ray incident on a concave mirror as shown। concave mirror में अगर जो पैरेलल लाइन जाता है तो वो कहां से लौटता है जी? फोकस से होते हुए लौटता है। देखो तो, फोकस से इसमें लौटा नहीं, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से चल गया, गलत, आवाज ज्यादा जाएगा इसमें। यहाँ फोकस से लौट रहा है क्या? बस किया आ गया, पैरेलल लाइन गया, फोकस से वापस आया। बस देखने में इतना भयंकर लग रहा है, तुम लोग इसको तुक्काबाजी करके चले आओगे, ध्यान से देखा जाए तो बन जाता है। An object is placed at a distance of 30 cm from the reflecting surface of a concave। आ गया फिर से मिरर फॉर्मूला लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग? निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं जी? तो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फिर भी हम लोग क्या लिखेंगे? -30। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, हेलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? ध्यान से, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का दूरी।
रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया मतलब 2 गुना फोकस दे दिया। कितना गुना फोकस दे दिया? 2 गुना फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि क्या दे दिया हुआ है? 2 गुना फोकस। और 2 गुना फोकस कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, फोकस अगर याद करो कॉनकेव मिरर का निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? देखो तो ये इधर से रे गया, यहीं पर देखो ना, रे इधर लेफ्ट साइड से गया और फोकस भी किधर दिख रहा है? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पर जो भी चीज होगा उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव बोलेंगे। तो यहाँ पर फोकस जो है वो क्या आ जाएगा? 40/2, लेकिन माइनस में फोकस क्या आएगा? -20। फोकस -20 हो गया, यू -30 हो गया। हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? मिरर फॉर्मूला बिना लगाए भी हम लोग पता कर सकते हैं वैसे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन बोल रहा है, वो सब बता सकते हैं ना बिना पता फॉर्मूला का। ऑब्जेक्टिव है तो कर सकते हैं। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? हेलो, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 20, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है? 40 पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना पे है? 40 पे। लेकिन ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? 30, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहाँ पे देख लो ऐसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 और 6। तो इधर पहला नंबर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, है ना। 4 नंबर इधर ऑब्जेक्ट रखा गया। इमेज को देखो फोकस के नीचे से रख के चालू करते हैं बनाना, पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके चौथा नंबर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अच्छा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के जितना नजदीक जाते जाएंगे इमेज उतना ही बड़ा होते जाता है, यानी कि मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है। कौन सा इमेज बन रहा है? मैग्नीफाइड। अच्छा, ऊपर में इमेज रखे थे, इमेज कहां बन गया? नीचे। ऑब्जेक्ट ऊपर में रखे थे, इमेज कहां बन गया? नीचे। यानी कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इमेज कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज हुआ रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। देखो कहां पे है? रियल एंड मैग्नीफाइड। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? अगर ऐसे भी फिर से बता दे क्या? ये 1 2 3 4 करके है, बढ़िया से समझ। ये देखो, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल का बीच का दूरी कितना दिया हुआ है? 20, और ये दूरी कितना था? 40। लेकिन हमारा जो इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया? 30 पे। 30 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मतलब 20 और यहाँ क्या आ गया? 40। तो यहाँ 20 और 40 के बीच में ही ना कहीं पे होगा 30, तो यहाँ पे रखा गया। 30 का पोजीशन पता करो, कौन सा नंबर का पोजीशन था? इंफिनिटी को पहला नंबर पोजीशन देते हैं, दूसरा पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे को देते हैं, तीसरा इसको देते हैं, इसको कौन सा देते हैं? चौथा। अब आगे हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इमेज इसका जब बनना चालू होता है तो पहला ऑब्जेक्ट यहाँ है, लेकिन इमेज पहला फोकस पे बनता है, दूसरा यहाँ बीच में बनेगा, तीसरा एकदम इसी तीसरा के नीचे बनता है, चौथा यहाँ बनता है, चौथा यहाँ बनता है, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जितना नजदीक जाएंगे उतना ही इमेज बड़ा बनते जाएगा। इसका इमेज छोटा, इसका इमेज भी छोटा, इसका इमेज सेम साइज, इसका इमेज सेम साइज, और यहाँ थोड़ा सा बड़ा, यहाँ और भी बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा यहीं पे बन जाता है, फोकस पे ही रखते हैं, ठीक है, इंफिनिटी पे। ऐसा इमेज बनता है जो दिखता भी नहीं है, मतलब इतना बड़ा बन जाता है कि हम लोग ये देख भी नहीं पाते उसको उतना छोटा सा मिरर में, ठीक है। हाँ, तो इसका चौथा कहाँ बन गया जी? यहाँ पे। तो मैग्नीफाइड इमेज बना। अगर ऊपर रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को और इमेज कहाँ बन रहा है? नीचे, तो ऐसा इमेज को रियल एंड इन्वर्टेड बोलते हैं। तो रियल एंड इन्वर्टेड और बड़ा इमेज बन रहा है तो मैग्नीफाइड। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। इसमें लगभग क्वेश्चन जो है मिरर फॉर्मूला वाला है। मिरर फॉर्मूला होने तो लेंस फॉर्मूला होगा। चलो इधर देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगाया हुआ है? कॉनकेव लेंस। और ऑब्जेक्ट रखा गया 60 सेंटीमीटर दूर पे, तो यू तो हमेशा निगेटिव ही जाएगा। कॉनकेव लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, यू कितना चला गया? -60। और फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ दिया हुआ है
30। अच्छा फोकल लेंथ इसका माइनस में होगा कि प्लस में होगा? फोकल लेंथ अभी प्लस में, फोकल लेंथ प्लस में, ठीक है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। पूछ रहा है लेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। इसमें इमेज का पोजीशन क्या होगा वो पता करना। क्या लेंस फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है 1/f = 1/v और -1/u। 1/f कितना दिया? 1/30। 1/v नहीं मालूम, माइनस 1/u कितना दिया भाई? 1/ क्या? -60। ये माइनस और माइनस कट के प्लस हो गया। चलो यहाँ देखो, माइनस और माइनस कट के क्या हो गया? प्लस हो गया। ये प्लस 1/60 इधर आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा? -1/60 = 1/v। 30 और 60 का एलसीएम 60। 30 दूनी 60 माइनस 60 एकम 60, 2 में से गया 1/60। 1/, क्या हो गया? v का वैल्यू क्या आ गया? +60। इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनने वाला होगा वो इमेज बिहाइंड द, इसमें नहीं बोलेंगे ना, लेंस के बिहाइंड द मिरर बोल रहा था वो जी, कोई बिहाइंड द मिरर नहीं बोलेंगे। लेंस के इधर जो बन रहा था ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को जो लेफ्ट साइड में रखे थे, तो लेंस के राइट साइड में क्या बनेगा? इमेज बनेगा। नेगेटिव में क्या चीज? फोकल लेंथ नेगेटिव में लगेगी, कॉनकेव लेंस यही ना कॉनकेव लेंस, इसका तो पॉजिटिव यूज कर रहे हैं ना। अच्छा ये अगर जो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अरे एक जगह लिखवाए थे यार तुम लोगों को, कोई उस रिएक्शन करके टाइम। ना रहा। हाँ ऐसे ही सब कर रहा। खाली क्या से लोग पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा? तो बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस अब कितना दूरी पे? 60 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और अगर जो इसका नेचर पूछता, नेचर अगर पूछ देता तो फिर क्या बताते? कोई दिक्कत ना, नेचर अगर पूछता इसका तब, जैसे अगर जो ऑब्जेक्ट नेचर तो मैग्निफिकेशन से पूछेगा सर, इससे यहाँ से अगर जो नहीं पूछा नेचर यहाँ से दिया, नेचर निकाल सकते हैं। यहाँ से नेचर बता सकते हैं बिना रिवाइज का बैठा हुआ है। यहाँ से अगर जो नेचर पूछेगा तो जिस बच्चे को यहाँ से नहीं समझ में आएगा वो मैग्निफिकेशन निकाल करके बता सकता है, और नहीं तो फिर मैग्निफिकेशन नहीं निकालना है तो ऐसे भी बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। इधर ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे, ठीक है, कहाँ? यहाँ ऊपर ही ना बन जाता इसका इमेज? हाँ बोलो, इमेज यहीं पे इधर सही बन जाता है, यहाँ पे ऐसे है ना, ऐसे 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 बनेगा। हाँ इसमें सब कुछ उल्टा, जैसे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऊपर भी रख रहे हैं, इमेज भी कहाँ बन जाएगा? यहाँ ऊपर ही बन जाएगा। इसका क्या मतलब? वर्चुअल इमेज बनेगा। ये मत सोचना यहाँ पे सर वर्चुअल के बारे में तो बताए थे कि एक को लेफ्ट में रखेंगे और राइट में, वो मिरर के केस में होता है, लेंस में सब उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। उस टाइम पे ये सब को बोलते थे समझ में आ रहा है ना, तो हाँ सर हम बोल रहे थे 20 दिन में सब भूला जाएगा। कॉनकेव खाली मिरर पढ़ने का रहता है, बहुत अच्छा रहता है, समझ गए। मिरर और लेंस जब दोनों आते हैं कंफ्यूजन वहां पे शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ मिरर का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो इसका ऑब्जेक्ट अगर जो लेफ्ट साइड में है लेंस का, और इमेज भी किधर बन रहा है? लेफ्ट साइड में। जैसे कि इसका जो इमेज है ना वो नीचे नहीं बनता है, नीचे नहीं बन रहा है मतलब इन्वर्टेड नहीं हो रहा है, सीधा बन रहा है मतलब इरेक्ट, और इरेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वर्चुअल लगाते हैं, ठीक है। हम लोग का केस में यही है। आगे क्लास में जाकर के अलग अलग सब होता है, वर्चुअल अलग चीज होता है, इरेक्ट अलग चीज होता है, रियल अलग चीज होता है, इन्वर्टेड अलग होता है, ठीक है। सर यहाँ पर v +60 कैसे होगा? माइनस में होगा सर, माइनस होगा तो रियल इन्वर्टेड। हाँ बोलिए इस साइड इमेज बन रहा है, हाँ बोलिए ना इस साइड इमेज बन रहा है, हाँ। तो माइनस में होगा। फिर से मिटा बनाए।
सर इस लेंस का नाम क्या है? कौन सा लेंस? कॉनकेव है ना, कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पलट जा रहा है, मिरर का उल्टा हुआ क्या है? कहाँ पे? यू इधर माइनस का है, माइनस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था 60, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ था जी 30। फोकल लेंथ 30 दिया हुआ था, लेकिन हम लोग इस्तेमाल क्या करेंगे -30। क्यों -30 इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि कॉनकेव लेंस का साइन क्या होगा? निगेटिव होगा फोकल लेंथ में। तो फोकल लेंथ क्या दे दिए? -30 आ गया, माइनस से माइनस ये क्या आ गया? कट। ये +1/60 इधर आएगा तो -1/60, दोनों का एलसीएम तो वही रह जाएगा, यहाँ पे क्या चला जाएगा? -2। भी इनका जोड़ घटाओ तो आता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे -3, अब कट के क्या आ जाएगा? -20। बी क्या हो गया? -20। इसका क्या मतलब है कि जिधर साइड ऑब्जेक्ट रखे हैं उधर साइड क्या बन जाएगा? इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है। जिधर साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर साइड क्या बन जाएगा? इमेज। तो पोजीशन ऑफ द इमेज के बारे में क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ द लेंस। क्या बोल देंगे? इन फ्रंट ऑफ द लेंस। मतलब इन फ्रंट ऑफ द लेंस का मतलब जिधर साइड ऑब्जेक्ट को रखे उधर साइड ही इमेज बनेगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस 20 सेंटी या फिर 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ऐसा लिखेंगे। आउट ऑफ टू लेंसेस, वन कॉनकेव एंड अदर कॉन्वेक्स, दो लेंस है, स्टेट व्हिच वन विल डाइवर्ज ए पैरेलल बीम। डाइवर्ज करने का काम कॉनकेव लेंस का होता है। डाइवर्ज करने का काम किसका होगा? कॉनकेव लेंस का। अच्छा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में और लेंस में कौन डाइवर्जिंग और कौन कन्वर्जिंग होता है ये भी देख लो। कॉनकेव अगर जो मिरर की बात कर रहे होंगे तो कॉनकेव मिरर कन्वर्ज करेगा। कॉनकेव मिरर क्या करेगा जी? कन्वर्ज। और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। लेकिन यही अगर जो हम लेंस के बारे में बात करें, कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या बात करें? लेंस के बारे में बात करें तो कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होगा। कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग। और कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। तो दोनों लेंस का प्रिंसिपल फोकस दिखाने के लिए हम लोग को रे डायग्राम बोल रहे हैं ड्रॉ करने के लिए। तो ये हुआ तुम्हारा कॉनकेव लेंस, ऐसे। हालांकि ये कॉनकेव लेंस असल में नहीं होता है, इसी का नाम अगले क्लास में जाओगे चेंज हो जाएगा। इसको बाई कॉनकेव लेंस बोलते हैं, क्योंकि इधर भी एक कॉनकेव है और उधर भी कॉनकेव है, तो बाई कॉनकेव इसको बोलते हैं। लेकिन अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? कॉनकेव लेंस, इसको सीधा सीधा बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस, जहाँ बीच में मिल रहा होगा इसको ऑप्टिकल सेंटर, ये सब दिखा दोगे। यहाँ पे F, इसका 2 गुना पे 2F, या F1 2F1, यहाँ 2F1। इधर को इतना ही दूर को हम लोग F2 एकदम पेंसिल से और स्केल से माप करके इन्हें की अपने मन से जैसे तैसे तिरछा लाइन बना दिए, नंबर बाद में कट जाएगा। 2F2 यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। पैरेलल लाइन दिखाएंगे यहाँ से, ठीक है। और ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस क्या करता है? डाइवर्ज करता है, मतलब इसको फैला देगा। तो ये नीचे ना ले जाकर के ऐसे ऊपर फेंक देगा। इसको कहां फेंक देगा? ऊपर। जिसके वजह से ये देखो ऐसे डॉटेड लाइन फोकस से निकालते हुए दिखा दोगे, ठीक है। तुम एकदम निशाना यहाँ पे स्केल पहले लगा दो और डॉटेड लाइन इधर बना दो और इधर फिर सीधा लाइन बना दो, ठीक है। स्केल से क्या करो? डॉटेड लाइन यहाँ तक ऐसे बना दो, ठीक है। और यहाँ पे इधर क्या कर दो? ऐसे सीधा लाइन इसको कर दो, समझ गए? ये इधर डॉटेड लाइन, इधर ऐसे डॉटेड लाइन, क्या है? डॉटेड लाइन, ठीक है क्या? ठीक है। ये पैरेलल जा रहा था और ये ऐसे डाइवर्ज हो गया, इसका फोकस दिख गया इधर। अच्छा, ये हुआ कॉनकेव लेंस का। अब आते हैं कॉन्वेक्स लेंस का फोकस दिखाने के लिए। ये ऐसे जा रहा था, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ था, ठीक है। इसमें भी F1 2F1 F2 2F2 इधर कर दोगे, ठीक है। पैरेलल लाइन लेके जाना है यहाँ बीच तक और उसके बाद फिर इसको क्या कर देंगे? यहाँ से ऐसे दिखा देंगे,
ठीक है क्या? देख रहे हो, इसीलिए इसका फोकस निगेटिव दिखा है, इसका फोकस क्या दिखा है? पॉजिटिव। कॉनकेव का निगेटिव फोकस था और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव फोकस इसीलिए दिखा है। ठीक है, अगला, रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्रैक्शन के बाद फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस इमर्जेस पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। कब ऐसा हो सकता है जी कि प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे इधर पैरेलल जा रहा होगा, कोई रे इधर पैरेलल कब जा सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के? ठीक है, उसी का डायग्राम ड्रॉ करना है। रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल जा रहा है। ठीक है, कब ऐसा होगा? जब ये फोकस से जाएगा, जब रे का कहां जाएगा जी? फोकस से जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और बड़ा लेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, फोकस से जाएगा, जिसके वजह से अगर इधर फोकस से जा रहा है तो ये यहां से क्या जाने लग जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ड्रॉ ए लेवल डायग्राम टू शो इट। दिखा दिए, ऐसे दिखाना है इसको। ठीक है, तो रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जैसे ही 2 नंबर का सवाल आया, रे डायग्राम देखने को मिलने लग गया है। ठीक है, फिर इन दिस केस द इंसिडेंट रे बिफोर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। नेम द पॉइंट। कहां से पास करता है? फोकस से। समझो इसको क्या बोलता है। इन दिस केस, इसी केस में इंसिडेंट रे मतलब ये वाला रे, बिफोर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से पहले, फ्रॉम ए लेंस पासेस थ्रू ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से एक पॉइंट से पास कर रहा होता है, उस पॉइंट का नाम बता। बोलेंगे फोकस। 1 नंबर का ये और 1 नंबर का ये, या फिर 1.5 नंबर का, ये आधा नंबर का, वो कैसे उसका मार्किंग स्कीम लिस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? केस बेस करवा दीजिए। केस बेसिस में 2025 में एवे नहीं गया था इसके ऊपर। केस बेस तुमको 2024 और सबसे ज्यादा 2023 में पूछा था। 2023 में हमको लगता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव 2 को पूछा, पूरा उतना सेट में, 4-5 सेट में। 2 नंबर का सवाल भी नहीं कुछ खास, उसमें केस स्टडी 3 या 3 सेट में केस स्टडी। कितना टाइम हुआ? 9 बजे बज गया। अच्छा, 1 सेकंड इसको देख लेते हैं। इधर लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फाउंड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है उसका 4 गो प्रॉपर्टी लिखना है। हो गया था ये पहले शुरू में। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर से क्या क्या कैसा कैसा इमेज बनता है उसका प्रॉपर्टी लिख दे रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ देयर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कहीं भी अगर रख देते हैं तो कैसा कैसा इमेज बनता है? डिमिनिश्ड इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, और क्या बनता है? इन्वर्टेड नहीं बोले, 4 गो लिखवाते थे। इमेज फॉर्म कहाँ होता है? और मिरर के बिहाइंड इमेज फॉर्म, ये बिहाइंड द मिरर। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या हुआ? डिमिनिश्ड और यूज लिख देगा। अरे पूछ क्या रहा? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में यूज नहीं घुसा। अरे एक ही देखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट एक साथ लिखा जाता है। 4 गो, जब 4 गो पूछता है इसको अलग अलग लिख देते हैं। समझ गए? ऐसा जब न्यूमेरिकल्स करवाते थे तो उस टाइम में बताया करते थे। क्या चीज? नहीं जी, 2 नंबर का रे डायग्राम मिनिमम 1 नंबर या 2 नंबर का आता है। अब तुम रे डायग्राम ही बना देगा तो फिर कहाँ लिखेगा? आधा नंबर सब है इसका प्रॉपर्टी। 3 मार्क्स का सवाल, इतने सारे, फिर 5 मार्क्स का सवाल। इसलिए इसको रहने देते हैं, कल भी बहुत सारा सवाल करेंगे, उसके बाद इसका टेस्ट है। देखो 5 नंबर का सवाल बहुत सारा अब आया जो हाँ जी, अब सब यही अभी का